हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की चैप्टर 12 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत अवधारणाएं। उसमें भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अधिक महत्व रखता है। वो है आइसोमेरिज्म यानी कि समावयता। ठीक है, ये समावयता जब तक आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जब तक ये समावयता जो है वो हमेशा ही आपके सामने आने वाला है। इसीलिए इस समावयता को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए, अब हम समावयता आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो आइसोमेरिज्म होता क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक, देखिए क्या होता है, हमने 10th में पढ़ के आए हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, बताओ। कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, और वह 4 अलग अलग एटम से या फिर कार्बन ही एटम से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़ा रहता है। ठीक है, इतना तो हमें आता है। और इसके साथ आपने 10th में एक और चीज़ पढ़े हैं जिसमें है कैटेनेशन यानी कि श्रृंखलन। ठीक है, यानी कि श्रृंखलन क्या होती है कि कार्बन ही के परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखला वाले, एक के बाद जुड़ के लंबी लंबी श्रृंखला वाले बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये सारे यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो यही है समावयता। यानी समावयता क्या है कि जिनके अणुसूत्र एक समान, अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी किसी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। तो जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक समान लेकिन अलग अलग तरीके से जुड़कर नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। यानी पदार्थ के इस गुण को हम समावयता कहते हैं। और जो बहुत सारे यौगिक बन गए हैं उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, आइसोमर यानी कि समावयवी रूप। तो आई बात समझ में। समावयता के लिए एक कैटेनेशन रिस्पॉन्सिबल है ना, श्रृंखलन के गुण के कारण अणुसूत्र एक समान लेकिन वो अलग अलग तरीके से जुड़कर बहुत सारे यौगिक बना लेते हैं। ठीक है ना, और कार्बनिक पदार्थों के इसी गुण को हम समावयता कहते हैं। और जो अणुओं का ढेर सारा यौगिकों का जो रूप बनता है उसे हम समावयवी रूप कहते हैं। ठीक, तो अब समावयता के प्रकार देख लेते हैं। हम देखते हैं कि समावयता को सबसे पहले आइसोमेरिज्म को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है यह है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समावयता। संरचनात्मक समावयता यानी कि हम इसको किस तरह से देखेंगे, अभी तो हम 1 by 1 पढ़ेंगे सबको, लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ कि जिनके अणुसूत्र एक समान और संरचना सूत्र अलग अलग हों, तो ऐसे समावयवियों को हम कहेंगे संरचनात्मक समावयवी, और इस गुण को हम कहेंगे संरचनात्मक समावयता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक समान लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। ठीक है, अब इसको हम फिर 6 भागों में बांट रहे हैं, यानी हम इसका क्लासिफिकेशन करते ही जा रहे हैं। एक पहला होगा श्रृंखला समावयता, चेन आइसोमेरिज्म। अब जाहिर सी बात है, चेन आइसोमेरिज्म यानी हमने क्या कहा, जिसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो। तो जिसकी चेन में यानी श्रृंखला में जब भिन्नता होगी, अणुसूत्र एक समान, बार बार हमें ये बात ध्यान रखना है कि जिनके अणुसूत्र एक समान और संरचना सूत्र अलग अलग। अब संरचना किस तरह से अलग अलग हो सकती है, इसको हम फिर 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है कि श्रृंखला समावयता, अणुसूत्र एक समान, श्रृंखला अलग अलग, अभी आपको उदाहरण सहित भी बताएंगे। फिर है स्थान समावयता या पोजीशन आइसोमेरिज्म,
यानी इसका भी अणुसूत्र एक समान, लेकिन जो साइड ब्रांचेस होते हैं या फिर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी पोजीशन अलग अलग हो जाती है, तो उसको हम स्थान समव्ययता कहते हैं। फिर है क्रियात्मक समूह समव्ययता यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर भी अणुसूत्र एक समान लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो जाता है ना। तो उस प्रकार की समव्ययता को हम क्रियात्मक समूह समव्ययता कहेंगे। फिर है मध्यावयता। मध्यावयता और चलावयता, इसको हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। मध्यावयता मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, और ये दोनों जो हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए अभी इसके बारे में मैं कुछ न बताकर आपको हम आने वाले जो हैं जब इसका डिटेलिंग पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर है वलय श्रृंखला समव्ययता यानी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन यानी कई बार जो है वो लंबी श्रृंखला वाला चेन भी बन जाएगा और कभी वो रिंग में भी बदल जाएगा, जैसे आपने देखे थे एल्कीन और साइक्लो एल्केन के बीच में। ठीक, तो ये हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके 6 प्रकार हैं। अब हम आ जाते हैं त्रिविम समव्ययता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वास्तव में इनके अणुसूत्र भी एक समान होते हैं, संरचना सूत्र भी एक समान होते हैं, लेकिन इसका ओरिएंटेशन जो स्पेस त्रिविम यानी आकाश में ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। कोई लेफ्ट साइड हो जाए, फिर राइट साइड हो जाए, ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, तो आकाश में व्यवस्था जब अलग अलग होती है तब ऐसी समव्ययता को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसको फिर 2 भागों में बांटा गया है। एक है विन्यासी त्रिविम समव्ययता यानी कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और दूसरा है संरूपीय त्रिविम समव्ययता यानी कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये भी, इसको भी हम आपको बताएंगे अच्छे से, इसकी भी डिटेल स्टडी करेंगे। अब ये जो है ये विन्यासी त्रिविम समव्ययता, इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक है जियोमेट्रिकल या ज्यामितीय समव्ययता और दूसरा है प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से ये समव्ययता का क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। समव्ययता याद है ना, जिनके अणुसूत्र एक समान लेकिन उन अणुओं में परमाणुओं की बंध के द्वारा कैटेनेशन के कारण जो अलग अलग यौगिक बन जाते हैं, तो उन यौगिकों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, समावयवी रूप आइसोमर, और पदार्थ के इस गुण को हम कह दिए हैं समव्ययता। ये उसका क्लासिफिकेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम 1 बाय 1 एक एक समव्ययता को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम संरचनात्मक समव्ययता देखते हैं। ठीक है, ये परिभाषा लिखी है संरचनात्मक समव्ययता की कि यौगिकों का ऐसा समूह जिनके अणुसूत्र एक समान लेकिन इनके परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है ना। अणुसूत्र एक समान लेकिन उनके परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है, तो ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समव्ययी कहते हैं और इस गुण को संरचनात्मक समव्ययता कहते हैं। और गुण को हम क्या कह देते हैं, गुण को संरचनात्मक समव्ययता कहते हैं। ठीक है, ये पदार्थ के इस गुण को संरचनात्मक समव्ययता कहते हैं। अब इसके अंतर्गत भी अपन ने 6 प्रकार देखे थे, जिसमें से सबसे पहला प्रकार देखेंगे हम चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समव्ययता, है ना। अब आप इसको पकड़ के रखिए, क्या अणु सूत्र एक समान और संरचना सूत्र अलग अलग। अब संरचना किस किस आधार पर अलग होगा उसी पर उसका नाम बना हुआ है, जैसे श्रृंखला समव्ययता, है ना।
श्रृंखला समव्ययता, श्रृंखला समव्ययता में अणु सूत्र एक समान, लेकिन भिन्नता क्या रहेगी? श्रृंखला में यानी कार्बन श्रृंखला में भिन्नता के कारण अलग अलग व्यवस्थित होते हैं। भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समव्ययता समव्ययता को क्या कहेंगे हम? श्रृंखला समव्ययता। इसको हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, आप लोगों को जो एग्जाम में है वो उदाहरण सहित ही पूछेगा, तो उदाहरण देखते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल उदाहरण पेंटेन। ठीक, अब पेंटेन, अगर आपको एल्केन का सामान्य सूत्र याद होगा तो हम इसको बनाएंगे CnH2 याद आया कुछ? CnH2n+2, यही एल्केन का क्या था? जनरल फॉर्मूला। तो इसका अणु सूत्र क्या होगा? C5H, 5 दूनी 10 और 2 12, ये इसका क्या है? अणु सूत्र। ठीक, किसी अणु में परमाणुओं की संख्या अणु सूत्र। अब देखिए ये कैसे कैसे व्यवस्थित होंगे। हमने कहा श्रृंखला समव्ययता, श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समव्ययता। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये कार्बन की कितने होने चाहिए? परमाणु 5, ये। ठीक, यहाँ पर ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 11वीं में है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हम CH2 CH3, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता हमको पूरा करते बनना चाहिए, इसलिए हम इतना विस्तार में लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक, इसकी जगह हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 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 और CH3, 5 कार्बन हो गए। तो ये हो गया पेंटेन। एक श्रृंखला ऐसी है जिसमें पांचों कार्बन सीधी श्रृंखला में है। एक श्रृंखला ऐसी हो सकती है CH3 CH2 CH, यहाँ निकल जाए CH3 और ये CH3। एक ऐसी भी श्रृंखला हो सकती है जिसमें 1 2 3 4 और 5। आप सब कार्बन को देख लीजिए, सभी की संयोजकता पूरी होगी और हाइड्रोजन भी 12 होंगे। देखो 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एक ऐसी। अब ये श्रृंखला में भिन्नता आ गई। एक कैसा हो सकता है? एक ऐसा भी हो सकता है CH3 C, यहाँ पर CH3 CH3 और ये एक CH3। देखना, गिनो 1 2 3 4 5, ये हो गया। और 12 है कि नहीं हाइड्रोजन? 3 3 6 9 10 11 12, यानी अणु सूत्र एक समान और श्रृंखला में भिन्नता के कारण होने वाली संरचना में परिवर्तन। ठीक है, तो संरचनात्मक समव्ययता और इसके ये हो गया श्रृंखला समव्ययता। अब देखो हम इसका नाम क्या देते हैं? हम इसका नाम देते हैं नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, या इसी को हम कहते हैं एन पेंटेन। ठीक, अब यहाँ पर एक निकल गया तो हम ये एक साइड ब्रांच निकली है। आप लोग सब पढ़ के आए हो क्या? IUPAC नामांकन। तो ये हो गया आइसोपेंटेन। ठीक है, और यहाँ पर 2 श्रृंखला निकली हुई है तो इसे हम कहेंगे नियोपेंटेन। ठीक, तो इस तरह से श्रृंखला समव्ययता
ऐसे आप बहुत सारे कर सकते हैं। आप श्रृंखला में भर अंतर करके आप ढेर सारे उदाहरण लिख सकते हैं। मैं एक आध और उदाहरण लिख के बताती हूँ आपको। इतना नोट कर लिए हैं तो मैं अब इसे मिटा देती हूँ। ठीक है, अब देखना, ऐसे एक दो और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्यूटीन। ब्यूटीन, अब इसका ढूंढो, इसका अणुसूत्र क्या होना चाहिए। ब्यूटीन है तो C कितने 4 और H कितना 8। ठीक है, अब ब्यूटीन है। अब देखिए इसकी श्रृंखला समवायता में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। श्रृंखला समवायता में आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हो गया, सीधी श्रृंखला है इसमें। हाँ, एक श्रृंखला ऐसी हो सकती है CH3 C, यहाँ से CH3, यहाँ डबल बॉन्ड और CH3। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर भी देखिए, ये श्रृंखला में अंतर के कारण क्या हो गया, श्रृंखला समावयवी हो गए, और इस तरह की समावयता को हम श्रृंखला समावयता कहेंगे। तो बात आ गई समझ में, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं स्थान समावयता। स्थान समावयता देखिए, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है ना, यानी यौगिकों का ऐसा समूह जिनके अणुसूत्र भी एक समान हो, जिनकी श्रृंखलाएं भी एक समान हो, अणुसूत्र एक समान हो, श्रृंखला भी एक समान हो, लेकिन साइड ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होने के कारण जो समावयता उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं स्थान समावयता, है ना। और उन यौगिकों को हम क्या कहेंगे, स्थान समावयवी, पोजीशन आइसोमर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हेक्सेन का उदाहरण लेके चलते हैं। देखो, सबसे सिंपल उदाहरण ही मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे हमने हेक्सेन में देखिए, हम CH3 CH2 CH2 CH3 और ये हो गया CH3। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब साइड ब्रांच अगर इस तरफ से हो जाए CH3 CH2 CH3 CH2 और CH3। अब देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसकी जो शाखा है वो भी एक समान है, मतलब चेन जो है एक समान है, अणुसूत्र तो है ही, हेक्सेन है तो क्या हो जाएगा अणुसूत्र C6, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए आप कि यहाँ हम इसको बोलेंगे 1 2, यानी हम इसको बोलेंगे 2 मैथिल पेंटेन, ये 2 मैथिल पेंटेन हो गया। और इसको हम क्या बोल देंगे 3 मैथिल पेंटेन। ठीक है, देखो आपको उदाहरण आता है बुक में या एग्जाम में और बोलता है ये किस तरह की समावयता प्रदर्शित कर रहे हैं, तो थोड़ा ही थोड़ा अंतर है, लेकिन आपको बनना चाहिए। अभी हमने क्या किए थे, श्रृंखला अलग अलग कर दिए थे, है ना, कि हाँ यही जो है अलग अलग तरीके से व्यवस्थित हो गई। इसमें अणुसूत्र एक समान, श्रृंखला भी एक समान, लेकिन जो साइड ब्रांच है या क्रियात्मक समूह है उसकी पोजीशन अलग अलग होने के कारण। ठीक है, अब जैसे हमने हेक्सेन से हमने 2 समावयवी देखे, हम हेक्सीन से भी देख सकते हैं। हेक्सीन अणुसूत्र क्या हो जाएगा C6H12। ठीक, अब इसमें देखिए CH3 CH2
CH2 CH और यहाँ क्या हो जाएगा CH2। कितने हो गए 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम CH और ये CH3। ठीक, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन पर है ना इन, तो हेक्स 2 इन या 2 हेक्सीन। ठीक, 2 हेक्सीन। एक ये हो गया। एक ऐसा हो सकता है CH3 CH2 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 और CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा 1 हेक्सीन। आ गई बात समझ में। केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, यहाँ पोजीशन 2 और 3 पर है, यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 पर है। तो इस तरह की समावयता को हम स्थान समावयता कहते हैं। ठीक, एक आध और हम उदाहरण ले लेते हैं, एक आध और समझ लेते हैं। ये देखिए, हमने क्रियात्मक समूह की बात करी तो एक क्रियात्मक समूह वाला देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल है ना, ऑल। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH2 और CH2OH। ठीक है, तो ये 1 ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल है 1 2 3 4 और OH है, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक, अब इस OH की पोजीशन चेंज हो जाएगी कहीं पर भी, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं CH2 CH, यहाँ OH जोड़ दो और ये हो जाएगा CH3। तो ये क्या हो गया ब्यूटेन 2 ऑल, क्या हो गया ये ब्यूटेन 2 ऑल। तो आप देखिए इसकी अणुसूत्र एक समान है, श्रृंखला भी एक समान है, लेकिन जो क्रियात्मक समूह की स्थिति है उसमें बदलाव के कारण क्या हो गया है, यह समावयता उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे हम स्थान समावयता कहते हैं। तो ठीक है, इतना आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, तो अब हम क्रियात्मक समूह समावयता पढ़ते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह समावयता यानी यौगिकों का ऐसा समूह जिनके अणुसूत्र एक समान होते हैं परंतु उनके क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण, जैसे एक अणुसूत्र लिख रहे हैं हम C2H6O, ये क्या है इसका अणुसूत्र है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखिए इस एक ही अणुसूत्र से मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ CH3CH2OH, गिन लो, C के 2, हाइड्रोजन के 3 4 5 और एक 6 और एक ऑक्सीजन हो गया। तो ये है एल्कोहल, इसमें क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा। और ये है इथेनॉल। एक हम इसमें इसी अणुसूत्र से हम ऐसा भी बना सकते हैं, ये देखिए, अब यहाँ पर कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6 और एक ऑक्सीजन, और इसका क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा ईथर, है ना, ये डाईमेथिल ईथर है। यानी जिनके अणुसूत्र एक समान लेकिन फंक्शनल ग्रुप भिन्न भिन्न हों तो ऐसी समावयता को हम क्रियात्मक समूह समावयता कहते हैं, और इन दोनों को हम क्रियात्मक समूह समावयवी कहते हैं।
ठीक है, अब हम एक उदाहरण हमने ये देखा, और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं आपको। एक जैसे मैं लिख दूं C3H6O2, ठीक है, C3H6O2। अब देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा, CH3CH2COOH। गिन लो, कार्बन के 3, 1 2 3, हाइड्रोजन के कितने 6, 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन का कितना 2, ये 2, ठीक है। तो ये बन गया है ओइक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये कौन सा 1 2 3 यानी ये है प्रोपियोनिक अम्ल, ठीक है, प्रोपियोनिक अम्ल है ये, ठीक। अब मैं इसी को इस तरह से भी लिख सकती हूँ CH3COOCH3। गिन लो अब, 1 2 3 कार्बन के हो गए, हाइड्रोजन के 3 और 3 6 हो गए, ऑक्सीजन का 2 हो गया। तो ये है डाईमेथिल एस्टर। ये क्या नाम है इसका, डाईमेथिल एस्टर, यानी जिनके अणु सूत्र एक समान लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं। यहाँ पर क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसमें क्रियात्मक समूह एस्टर है। तो इस तरह से हम क्रियात्मक समूह समवायता देख लेते हैं। तो ठीक है, आज की पढ़ाई हम इतना ही करते हैं। इसके बाद हम संरचनात्मक क्रिया जो समवायता है उसके अगले वीडियो में हम 3 और उसके प्रकार को तो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।